So hello everyone, welcome to this channel. I am making the answer key for paper 2. This is paper 2 and this is set M, code is M, and this is the exam which was took place on the 21st of January 2024. Most of my students have English as their language 1, but here I'm going to be looking at Hindi as language 1 just so that the set is complete. So let's begin. So the passage starts with इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं. विशेषण विशेष्य, द क्वेश्चन नंबर 91, विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सो दिस विल बी मानव अस्तित्व बिकॉज द वर्ड मानव इज अ noun. It is not a visheshan or adjective. So you'll have to look at it that way and just figure out. Most of the time they change the second word, that is the visheshya, which is supposed to be a noun. But here they have changed the first word, manav astitva. So this is the correct answer. 92, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य तो वो अपने कमियों को जान ले. दिस इज द करेक्ट आंसर. गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है. ट्रू. आध्यात्मिक शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर इट बिकम्स आध्यात्मिक. so this is incorrect. आध्यात्मिक आ एंड छोटी की मात्रा. मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है? सो यस, य एंड अ. सो मानवीय विल बी अ pratyay and amanav will be a upsarg. So un is not possible. You don't have unmanav. Manavit नहीं होता है and सुमानव भी नहीं होता है. So य and a is the correct answer. मानव के कौन से 3 पक्ष है? तो ये भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक है. This has been given here directly. भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक. So you can directly take that. आदि मानव ने डैश क्षेत्र में प्रगति की, परंतु डैश क्षेत्र में, तो जिस क्षेत्र में उन्होंने प्रगति नहीं की दैट वाज आध्यात्मिक. सो उन्होंने भौतिक और मानसिक क्षेत्र में प्रगति की और आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं की. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. इट वोंट बी 2. उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है महत्वपूर्ण परिवर्तन. सो परिवर्तन व्हेन दे आर सेइंग उल्लेखनीय, दे बेसिकली मीन दैट इट इज अ महत्वपूर्ण परिवर्तन. क्वेश्चन 99, प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका इसमें से इसके किसके पास नहीं था? तो ये आदि मानवों के पास नहीं था. नेक्स्ट वी गो ऑन टू द पोएट्री विच इज अबाउट कट गया है शीश पर, ये शीश है जो झुका नहीं. क्वेश्चन 100, कविता में डैश पर सर्वाधिक बल दिया गया है, तो सत्य पर सर्वाधिक बल दिया गया है. अंधकार डैश का प्रतीक नहीं है, तो ये समाधान का प्रतीक नहीं है, बुराई का है, निराशा का है, चुनौतियों का है. कविता के अनुसार राही की विशेषता है कि वो हर परिस्थिति में कार्यरत रहे. तो विजयी नहीं रहना है, दिस इज रॉन्ग. हर तरह से काम निकालना, हर तरह के मार्ग पर चलना. सो हर परिस्थिति में वो कार्यरत रहे. वॉट एवर बी द सर्कमस्टांसेस, द पर्सन हैज टू कीप वर्किंग. कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में स्वाभिमान बना रहना चाहिए. सर नहीं कटना चाहिए, अंधकार नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए. सो कीपिंग दैट इन माइंड, दिस इज द बेस्ट आंसर. नाउ समूह से भिन्न युग, शब्द युग्म, दैट इज डबल वर्ड, लाइक कौन सा है? तो वो है हार विहार. बिकॉज द अदर्स इफ यू सी इज सत्य असत्य, जय पराजय, प्रकाश अंधकार. दे आर ऑल ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर. इस कविता का मुख्य स्वर, दैट इज द सेंट्रल थीम, इज देशभक्ति. So with this we come to the end of the comprehension part. As you can see, the comprehensions weren't very difficult. Let's move on to the pedagogy. So 106, कोझिकोड में एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान के दूसरों की द्वारा बोले जा रही मलयालम से, लेट मी जस्ट मेक दिस अ लिटिल शॉर्ट. सो कोझिकोड में एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है. विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम किस रूप में जाना जा सकता है? तो ये इसकी, दिस विल बी ऑप्शन नंबर 3. दिस इज द सोशल डायलेक्ट ऑफ मलयालम, द मेन वर्ड बीइंग इसी स्थान के.
So in the same place, when two people are speaking two different languages or two different versions of the same language, we are talking about a social difference in the language and not a regional difference in the language. The region is the same here. 107 नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूह में करने के लिए दिया गया है. That means they have been made into groups and they've been asked to do it. पता लगाए कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा. निम्नलिखित शब्दों से संबंधित और वाक्यों का पता लगाए. So find words which are related to this. So this is a theme based vocabulary. You could also call it word clusters, शब्द समूह, but शब्द समूह आर्थिक शब्द में होता है. Like the same, what in English we call it, the semantics are correct. So but when you focus on the same theme, then that is a theme based Shabdavali. We'll see what CTET says, but this is how I am taking the answer to be. 108 वो भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं. So everyday interactions is BICS, which is बुनियादी अंतर वैयक्तिक संप्रेषण कौशल. So that is basic interpersonal communication skills. So that is BICS. 109 मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री या छोटी कहानी पठन के लिए देती है. तो शी इज आस्किंग स्टूडेंट्स टू रीड देम और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से, ओके, पावर एंड जस्टिस, इस पाठ्यक्रम सामग्री के अर्थ व विचार पर चर्चा करो. शी इज आस्किंग देम टू स्पीक. अध्यापन अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करना चाहती है? तो ये समालोचनक भाषा विकास और क्रिटिकल लैंग्वेज डेवलपमेंट. नाउ दिस इज नॉट अ शिक्षण शास्त्र, सो दिस विल बी आउट. उच्च स्तरीय भाषा कौशल, it is a higher order thinking skill, but specifically what 3 would be a better answer than 4. And साक्षरता कौशल, साक्षरता is literacy, so we are not looking at literacy, so 3 should be the correct answer. व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान, so प्रक्रियात्मक ज्ञान is procedural knowledge, something which shows the procedure. व्याकरणात्मक ज्ञान क्या है? Procedural knowledge will be ये जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्व को कैसे किया जाए. कैसे किया जाए, how can you do something, that will be procedural knowledge. 111 कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है. पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है, दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है. अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है. So she has divided them into pairs and given them a 10-line story. The first person has to read one story, the other one writes it. So what is this called? So this is called mutual dictation और पारस्परिक श्रुतलेख. निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में, संकेत भाषा इज योर साइन लैंग्वेज, सही नहीं है? तो संकेत भाषा में व्याकरण नहीं होता. दिस इज द करेक्ट वन, बिकॉज संकेत भाषा में व्याकरण होता है. वी डू हैव ग्रामर इन साइन लैंग्वेज, सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, हेंस 3 विल बी द करेक्ट आंसर. त्रिभाषा सूत्र के बारे में, अबाउट द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, कौन सा कथन सही है? सो मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में. सो फर्स्ट लैंग्वेज शुड आइदर बी द मदर टंग और द होम लैंग्वेज और द रीजनल लैंग्वेज. So no specific language has been mentioned. So if they say English only or Hindi or any specific language, that has not been mentioned. It is the regional language or the home language or the mother tongue which should be the first language of the child. Moving on to question 114. उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? So remedial teaching. I will go with option 1. Remedial teaching is for the students. It is not for students and teachers, definitely not for teachers alone. So I'm not going with these options. Not for teachers. So here is an option which you can keep in mind. Maybe CTET will go with teachers and students, but according to me, remedial teaching is for students, and therefore I will go with उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम में कुछ आयों पर ध्यान देने की
आवश्यकता है। 115 शिक्षण की वह विधि, so that approach or method, जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी, तो टीचर एंड 4 स्टूडेंट्स, विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगितात्मक कलेक्टिव कोलैबोरेटिव अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, सो ऑन द टॉपिक ऑफ द टेक्स्ट दे आर टॉकिंग, जिसमें समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। So what is this known as? So this is called reciprocal learning और पारस्परिक शिक्षण। 116 एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी की में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में उस कहानी समूह में सुनाए, फिर कक्षा के सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाए। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को, सो दिस पेडागॉजिक अप्रोच और दिस स्ट्रैटेजी को क्या कहेंगे? सो दिस इज ट्रांसलैंग्वेजिंग। नाउ ट्रांसलैंग्वेजिंग इज एक्चुअली एन अप्रोच and hence I'm going with this, but here they have given it's not a policy, it's not a multilingual policy, it is not teaching, it is not languaging. So yeah, the correct answer is translanguaging. So moving on to question 117, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी के लिए, तो विशिष्ट जानकारी is बारीकी से पठन, which is your scanning. 118 अंतर्भाषिक पहचान, so this in English is called interlingual identification. So अंतर्भाषिक पहचान क्या है? So this is the learner understands that something in his mother tongue, first language and his second language, they are similar. शिक्षार्थी की निर्णय कि कुछ जो सहजात भाषा में, that is the first language में, और कुछ लक्ष्य भाषा में, target language में समान होता है. So when you identify that certain sounds in the language of your mother tongue and your, which is called L1 and L2, so if they are similar, it could be words, it could be sounds, it could be some way of saying something, maybe the grammar structure. When you figure out that they are similar, that is called interlingual identification. 119 कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण, basically he has moved from one place to another, के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु की मदुराई जाती है. So she moved from जालंधर to मदुराई. वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी जानती है. उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना भी सीख लिया है. उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पंजाबी और तमिल उसने अर्जन किया है. दिस इज करेक्ट, because Punjabi is a mother tongue, she has acquired it. Tamil is she has learned without going to study, and अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी. 120 निम्नलिखित कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? विस्तृत पठन is extensive reading. So व्याकरण अधिगम के लिए पठन. So extensive reading, you are learning for Sarana Bodh is for appreciation, you're learning, or Mahiveshan is extrapolation for pleasure. All this is fine for extensive reading, but you're not learning it for grammar. So with that, we come to the end of the answer key for Hindi as language 1. I'll now be doing English as language 2, and that will ensure that all the answer keys for paper 2 are in the playlist. So do go ahead and check out whichever helps you or suits you. Thank you for watching.